10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट क्लास में मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 करवा दिया था और तबीयत ठीक ना होने की वजह से क्लास बीच में रोक दी गई थी। चलें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। असाइनमेंट दे दें आप उनका, पीछे से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मिस्टर रवि, चले, मिस्टर रवि रिजाइड्स एट पुणे। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बेसिकली दोज क्वेश्चंस बिलोंग्स टू एचआरए, और एचआरए को मैं डिफाइन कर दूं एक बार। इसमें हम लोग को छूट मिलती है सेक्शन 10(13)A में, हाउस रेंट अलाउंसेस की डिडक्शन मिलती है, हम लोग को एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 10(13)A में। कहा गया लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। क्या बोला गया? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। इनमें से जो सबसे कम अमाउंट आएगा वो माफ होगा, यही तो बोला गया था। पहला एक्चुअल अमाउंट, सेकंड एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यस और नो, एंड द लास्ट बताया गया था, बोले मेट्रो का केस है तो 50% ऑफ सैलरी, और अदर देन मेट्रो का केस है तो 40% ऑफ सैलरी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ डिस्कस की थी, दैट वाज द मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी की मीनिंग क्या लेंगे सर जी? आप ये तो बताओ कि सैलरी मीन्स व्हाट। तो सैलरी का मतलब मैंने बताया था, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी डीए इफ, याद आया? इफ का मतलब प्लस परसेंटेज। ये तीन चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती हैं, दैट्स इट। हाँ या ना? और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड था वो मैंने यहाँ पर रखा था। मैंने कहा था बस यही एक वर्ड है जिसके कारण ये एचआरए थोड़ा टफ बन गया। मज़ा आ गया? चले अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पुणे में रिसाइड करता है, कहाँ? पुणे। गेट्स द फॉलोइंग मंथली इमोल्यूमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 14-15 फ्रॉम 2 एम्प्लॉयर्स। एक के यहाँ काम नहीं कर रहा, 2 एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम कर रहा है, और एक साथ नहीं काम कर रहा, एक को छोड़ करके दूसरे को ज्वाइन करके कर रहा है। ए लिमिटेड के यहाँ काम किया है जून 2014 तक, ए लिमिटेड के यहाँ काम किया है अप्रैल, मई एंड जून, बोलो ना। और बी लिमिटेड के यहाँ काम किया है जुलाई से लेकर मार्च 2015 तक, बोलो। अब हमें कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। ए लिमिटेड के यहाँ उसको बेसिक सैलरी मिलती थी 2000 एंड 2700 बी लिमिटेड के यहाँ। डीए मिलता था, इफ में आता था 500 एंड 800। हाउस रेंट अलाउंसेस उसको मिलता था ए लिमिटेड में 600 और बी लिमिटेड में मिलता था 1000, एंड कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर इज 3000। और इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जिस तरह मैंने क्वेश्चन पढ़ा है और उस तरह आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो बेटा आंसर आएगा टाएं टाएं क्यों। एक वर्ड मैंने इसमें छोड़ दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था, एंड दैट वाज योर पर एनम। अगर इस पर ध्यान नहीं गया बेटा तो इस क्वेश्चन का कल्याण हो जाएगा। तो अंडरलाइन कर लें पर एनम। सर ऐसा क्या है पर एनम में? देखते हैं। द रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर इज 1250 एंड बी लिमिटेड पेज 54,000 इन मार्च 2015 बीइंग एडवांस सैलरी फॉर अप्रैल एंड मई। 5400 है वो, 54,000 नहीं है। 2700 2 महीने का मिलता है तो 5400 होता है, 54,000 नहीं होता, उसको सही कर लो। 5400 है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, देखना चाहोगे अब? सॉल्यूशन
कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। दो लोगों के यहाँ काम कर रहा है, पहला A लिमिटेड और दूसरा किसके यहाँ, B लिमिटेड। एक्चुअल HRA A कितना है, A कितना है 600 रुपये पर मंथ। कितने महीने काम किया था, और यहाँ कितने महीने काम किया, अरे 600 रुपये के हिसाब से 3 महीने का होता है 1800, बोलो। और यहाँ पर 1000 के हिसाब से 9 मंथ का होगा 9000, और ये निकल गया मेरा A। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, ये माफ हो जाएगा। अभी बताया मैंने तुम लोग को 3 पॉइंट, इन 3 में जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। पहला एक्चुअल HRA, तो एक्चुअल तो अभी भी कैलकुलेट किया 1809। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, पक्का, बोलो ना। रेंट कितना पे कर रहे हैं तुम लोग, हमें जरा सपोर्ट करो ना। 1250 रुपए पर मंथ, 3 महीने का इधर और 9 महीने का इधर। रेंट तो दोनों जगह एक पे कर रहा है। मालिक बदल दोगे तो क्या घर का मालिक भी बदल दोगे? मालिक अगर बदल रहे हो अपना, जिसके यहाँ काम करते हो, नौकरी करते हो, उसको अगर बदल रहे हो तो किराएदारी भी बदल दोगे, मकान मालिक भी बदल दोगे। अरे मैं कहीं नौकरी करता हूँ, मैंने वो मालिक बदल दिया, अब जहाँ मैं रहता हूँ वो भी बदल दें, उसको क्यों बदलेंगे? वो जैसा है वैसा रहने दो। तो वहाँ दोनों जगह किराएदारी का अमाउंट मेरा सेम है। ये मकान मालिक नहीं बदलेंगे हम, जिनके यहाँ नौकरी करते हैं उसको बदल रहे हैं। अच्छा, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी की मीनिंग तो बता दीजिए सर। दोनों जगह अलग अलग होगी। पहले केस में सैलरी की मीनिंग, इस केस में बेसिक सैलरी कितनी है? 2000 पर मंथ। बोलो, 3 महीने का लोगे, याद रखना, इसीलिए अब याद आया रेलिवेंट पीरियड। तो 2000 का 3 महीने का प्लस DA 500 का 3 महीने का प्लस कमीशन नील, कितना आया? 7500, और 7500 का यहां पर ले लो। अब क्लियर है? बताओ 3750 में से 750 जाएगा तो बचेगा कितना? सिंपल है भाई, सिंपल है। कोई दिक्कत इसमें? इसकी बात करते हैं, फिर से सैलरी की बात करते हैं, और ये डबल स्टार है, लेकिन यहां पर सैलरी हम लोग 9 महीने की लेंगे। कितने महीने की? अब समझ में आया दोनों में फर्क? 2000 के बदले 2709 महीने का प्लस 809 महीने का। ओके, जो हमारा 3000 कमीशन है ना, वो साल भर का है। साल भर का है, लेना कितने महीने का था? 9 महीने का। अगर ये 12 महीने का है तो 9 महीने का हो जाएगा 2250। बोलो ना, क्लियर है? टोटल कितना आया? 9450 22.5 कितना रहा है? कितना?
33,750। चलो इसका 10% ले लें, माइनस करके बताओ, समझ में आया? 7,875। चलो तीसरा पॉइंट है, क्या ये मेट्रो में रहता था? ना, पुणे में रहता था। 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ सैलरी पहले केस में 40% ऑफ 7,500, 3,000 आ जाएगा ना, और दूसरे केस में 33,750 का 40%, 13,500। चलो ये तो आ गया हमारा एग्जेम्प्ट। बी, कितना माफ करोगे तीनों में जो सबसे कम हो? 1,800, और यहां तीनों में जो सबसे कम हो है पक्का? टैक्सेबल HRA A माइनस बी, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। A में से B घटाओ, 0 आ जाएगा, हाँ या ना? और 9,000 में से 7,875 तो 1,125, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,125। दिस इज योर आंसर। टफ था क्या? बहुत आसान है। इसको केवल लास्ट में लिखना नोट में, वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 नोट कर। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14। आफ्टर सर्विंग फॉर 34 ईयर्स इन एन इंडियन कंपनी, तो सरकारी कंपनी होगी? नहीं, प्राइवेट है। मिस्टर एक्स रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन 1/1/2015, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट दी है 1/1/2015। द कंपनी पेज हिम अ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी कितना मिल रहा है? 3 लाख। अच्छा, हिज मंथली बेसिक सैलरी ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, जो सैलरी उसको मिलती आई थी 2011 में, 2012, 2013 एंड 2014 में 9,000, 10,000, 11,000 एंड 12,000। हिज एनुअल इंक्रीमेंट बिकेम ड्यू ऑन 1 जनवरी। अरे नहीं भी दिए रहते ये लाइन तो हमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि 2011 का मतलब क्या होता है, प्री कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? ये कैलेंडर ईयर लिखा है तुम्हें? हाँ, कैलेंडर ईयर है। जब 2011 दिया रहता है तो इसका मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात कर रहे हैं। और अगर दिया हो 2011-12 तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च 2012 तक खत्म होगा। ठीक है ना? तो ये कैलेंडर ईयर नहीं भी ये लाइन दिया रहता है 1,000 हर साल इंक्रीमेंट होता है कैलेंडर ईयर में, तो भी हमें मालूम था। आपको ग्रेचुटी बताना है कितना एग्जेम्प्ट होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। चलो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी। साथ साथ नोट करना बिल्कुल, अगर मजा लेना है बाद में घर में तो। एक्चुअल ग्रेचुटी
भाई मजा लेने का मतलब घर पे फंसेगा और उसके बाद सर पकड़ करके बैठोगे तो मजा ही आएगा ना। तो मजा लेना चाहते हो यहाँ से बात जानने के बाद, तो नोट करो साथ साथ। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज, कौन सा सेक्शन है इसका? अंडर सेक्शन 10(10). ए नहीं है, 10(10) है। हाँ, पहला एक्चुअल अमाउंट, ये तो मालूम ही है 3 लाख। दूसरा मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 लाख। और तीसरा ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है या नहीं? नहीं, क्या माने? अब मैं बताऊं, जब इस तरह से इंफॉर्मेशन न दी हो कि ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है या ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है, क्या माने? कवर है। कितने लोग कहते हैं कवर है? इतना मान लें। और कितने लोग कहते हैं कवर नहीं है? क्यों भाई, क्यों? टफ वाला ले लेते हैं। अगर कुछ ना दिया हो तो इजी वाला ले लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन हम लोग यहाँ पर करने क्या बैठे हैं? सैलरी चैप्टर। हर क्वेश्चन को इजी बनाकर करने से अच्छा है उसको टफ बनाकर करें, एग्जाम में इजी तो हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ना दिया होता है तो टीचर का इंटेंशन समझने की कोशिश करते हैं। टेंशन समझने की कोशिश नहीं करते, उसका इंटेंशन समझने की कोशिश करते हैं कि टीचर ने अगर हमको, एग्जामिनर ने अगर हमको 4 साल की सैलरी की इंफॉर्मेशन दी है तो बट ऑब्वियस है कि लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन करने के लिए वो बोल रहा है। अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन देता क्यों? अगर कवर्ड होता तो सीधे लास्ट ड्रॉन सैलरी दे देता, केवल यही दे देता, बात समझना, बात खत्म हो जाती। लेकिन पिछले कई सालों का इंफॉर्मेशन देने का मतलब है कि टीचर वांट्स टू नो दैट व्हाट डू यू नो अबाउट द लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। बात समझ में? कि आप जानते भी हो या नहीं जानते हो। चलो हम तो वही जानने के लिए बैठे हैं ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। कुछ और तो दिया नहीं। इधर देखें, रिटायरमेंट किस डेट में हो रहा है? कितना टाइम देख करके लोग नए साल पे आतिशबाजी छोड़ रहे होंगे और ये रिटायर हो रहा होगा। पक्की बात है ना? कब से ले? लास्ट मंथ, दिसंबर से ले या नवंबर से ले? नवंबर से ले या दिसंबर से ले? नवंबर। और हम लोग लेंगे जो जिस महीने में उसने नौकरी छोड़ी है उस महीने को छोड़ दो। अगर ये 29 तारीख को भी छोड़ा होता तो पूरे 29 दिन गायब कर देते। लास्ट का मतलब पिछला, तो जनवरी का पिछला महीना क्या होगा? दिसंबर। और दिसंबर 2014 से लेकर पीछे जाओ, मार्च 2014, यहां पर जो सैलरी थी उसकी 12,000 थी, तो 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 कितनी आ जाएगी? कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना? उस एक साल में कोई चेंजेस नहीं आए। तो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितना साल? 34 ईयर्स। पार्ट देयर ऑफ तो लेना भी नहीं है। बताओ कितना आया? 2,04,000। तो बताओ एग्जेम्प्ट कितना होगा? तीनों में जो सबसे कम होगा। टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल ग्रेच्युटी ए माइनस बी। ए है 3 लाख, 2,04,000, 96,000। दिस इज योर आंसर। नोट करें, थोड़ी स्पीड ले आए।
हटा सकते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 15, बोलो ना। ए ज्वाइंट अ सर्विस इन द ग्रेड ऑफ, लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी चीज सीखने को मिलेगी तुम लोग को इस क्वेश्चन में। यहां पर ग्रेड दिया है, सैलरी का क्या दिया है, ग्रेड दिया है। क्या दिया हुआ है, 1/7/98 को ज्वाइन किया और उस समय उसकी ग्रेड फाइनल हुई है 10,400, 400, 16,000, 500, 20,000 और डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसकी 15 सितंबर 2014। डीए उसको मिलता था 50%, हाँ या ना, जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में था। ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव्ड अ ग्रेचुटी, उसको ग्रेचुटी मिली है, कितनी मिली है मालूम है, कितनी, 2,40,000 और पेंशन उसको मिलेगी, जाहिर सी बात है रिटायरमेंट के समय से ही मिलेगी। अगर वो 15 सितंबर को रिटायर हुआ है तो 16 सितंबर से उसको पेंशन मिलनी शुरू, बोलो। और उसने इसको कॉम्यूट करवा लिया, पेंशन को क्या करवा लिया है, कॉम्यूटेड करवा लिया है 1/1/15 को, और 6 लाख रुपए उसको कॉम्यूटेशन मिला है। कितना पेंशन कॉम्यूट करवाया है, 75%। चलो बस 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 बस, देखो ना, अब तक हम लोग क्वेश्चन पार्ट पार्ट में कर रहे थे। पेंशन अलग कैलकुलेट कर रहे थे, ग्रेचुटी अलग कैलकुलेट कर रहे थे और कॉम्यूटेड पेंशन अलग कैलकुलेट कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें एक साथ है, बढ़ती जाएंगी चीज़ें, ठीक। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, इधर ढंग से देखना। प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16। एसएससी का नाम क्या है, बोलो। चल, प्रीवियस ईयर 14-15 बेसिक सैलरी, इधर देखना। सैलरी की अगर बात करें तो पहले तो ये बताओ कि सैलरी उसकी थी कितनी, और रिटायर कर रहा है 15 सितंबर को, तो अप्रैल मई जून लिखना मना है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और आधा सितंबर, 5.5 महीना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और 15 सितंबर, 5.5 महीना, 5 महीना आधा महीना, 5.5 महीना। क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। सैलरी, सैलरी के लिए हमें सैलरी की ग्रेड दे रखी है, इसको कहते हैं ग्रेडिंग। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी बेसिक कैसे होता है, अपॉइंटमेंट किस दिन हुई है, 1/7/98, तो उसकी सैलरी होगी 30 जून 99 तक, पूरे एक साल। कितने रुपए, जिस दिन से अपॉइंटमेंट होती है उस दिन की ग्रेडिंग से पूरा एक साल ले लेते हैं। अब इसमें 400-400 रुपए बढ़ाते चले जाओ। कितना रुपया, जब तक ये 16,000 ना हो जाए। है ना मुश्किल भरा काम, कहीं भी एक साल बीच में छूट गया बेटा तो आंसर का हो जाएगा सत्यानाश। हाँ, पक्का ना, बहुत मुश्किल भरा काम है।
6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 खुशी मिल रही है ना, 16,000 पहुंच गए। अब इसके बाद कितना बढ़ेगा, लिखना मना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। 16,000 तक पहुंच गए। अब इसमें 500 ऐड करो, तब तक ऐड करो जब तक ये 20,000 तक ना पहुंच जाए। फिलहाल वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में ही रिटायरमेंट आ गया है कि नहीं, मालिक ने उसको मूर्ख बना कर रखा था। 13 से 14 कितना, 16,000। लेकिन अब यहां पर पूरा डिटेल में लिखते हैं, इधर देखना। 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून 2014 और 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 कितना, 17,000। हमें कौन सी डेट का चाहिए, 14 15, 1 अप्रैल 2014 से 31/3/2015 मेरे हिसाब से कवर हो गया इसमें। यानी इसी में से ही हमको ड्रॉ करना है कि उसको सैलरी मिल कितनी रही थी, यहीं तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत लगी। ठीक है ना। जरा देखो, 1 अप्रैल 2014, अप्रैल मई जून, इसी में ही आ गया। 3 महीने की सैलरी उसको यहाँ से मिली है 16,500 के हिसाब से। 1 अप्रैल 2014 से 30 जून 2014, 16,500 इंटू 3, 49,500 बोलो ना। अब 1 जुलाई 2014 से उसकी सैलरी ये हो गई, कब तक, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक। डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, 15 सितंबर, बोलो ना। तो जुलाई, अगस्त और आधा सितंबर, 2.5 महीना, 17,000 रुपए के हिसाब से 2.5 महीना, 42,500, 42,500, ये उसकी सैलरी हो गई। अब सैलरी के बाद वो क्या पाएगा, पेंशन। चलो डीए ले लेते हैं, तुम लोग पेंशन बाद में ले लेना, टेंशन ना लो। डीए 50%, जितनी सैलरी है उसका 50%, 49,500 प्लस 42,500 का 50%, 46,000। हम लोगों ने डीए कवर कर लिया, सैलरी कवर कर ली। अब रिटायरमेंट हुआ है, ये 3 पॉइंट और कवर करने। पहली पॉइंट, पेंशन। पेंशन कब से मिलना शुरू होगा, जब से वो रिटायर हुआ है। कब से, 15 सितंबर 2014 से लेकर 31 मार्च 2015। बोलो ना, कितने महीने होते हैं, अगर 5.5 महीने इधर है तो 6.5 महीने उधर होंगे। अगर 5,500 की सैलरी ली है तो 6.5 महीने का क्या लेगा, पेंशन। नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। 15 सितंबर के बाद, सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना और आधा सितंबर, 6.5 महीने। हाँ या ना। कितने रुपए के हिसाब से पेंशन है, गड़बड़ है, बीच में उसने कॉम्यूट भी तो करवा लिया है। आई दादा, फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। ऐसे कैसे 6.5 महीना, बोलने दो। अब 6.5 महीने को 2 पार्ट में बांटो। 15 सितंबर से 31 मार्च लिखने से अच्छा है कि 15 सितंबर से 31 दिसंबर लिखो, 31 दिसंबर 2014, और उसके बाद 1-1 2015 से लेकर नई पेंशन उसको मिलेगी, कब मिलेगी, 31 मार्च 2015 तक। आया ना। इतने महीने की पेंशन 2.5 महीने की हुई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3.5 महीना। कितना महीना, कितने रुपए के हिसाब से, 8,000 रुपए के हिसाब से 3.5 महीने की पेंशन, 28,000। कितनी, प्लस। अब 75% पेंशन उसको नहीं मिलेगी, उसने पेंशन क्या करवा ली, कॉम्यूट करवा ली।
अब उसको पेंशन कितनी मिलेगी? 25% मिलेगी। अगर 8,000 का 75% उसने कॉम्यूट करवा लिया है तो 25% का मतलब होता है उसको 25% पेंशन का मतलब 2,000। 8,000 का 25% 2,000 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी एंड मार्च 6,000। टोटल कितना हो गया? ये उसको पेंशन हो गया। पेंशन का भी हिसाब किताब हम लोगों ने क्या कर लिया, बचा क्या? ग्रेच्युटी और कम्यूटेड पेंशन। सबसे पहले हम लोग कम्यूटेड पेंशन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेच्युटी। चलो 2 मिनट देते हैं, इसको केवल नोट करना। यह है वर्किंग नोट नंबर 1, केवल इसको नोट करना है, नहीं तो हम सबसे पहले इसको मिटा देंगे। देखें इधर, हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल व्हाट, कम्यूटेड पेंशन। बताओ ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं? नहीं, क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है ग्रेच्युटी के बारे में। अरे दिया तो है, ये क्या है, ये क्या है? तो बोलो ना मिल रही है, सीधे से बोलो ना। क्या मान ले ग्रेच्युटी मिलती है? दिया है तो मानने की क्या जरूरत है? चलो, एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है कम्यूटेड पेंशन का? 6 लाख। और मैंने तुम लोग को इसके लिए रूल बताया है, अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 ऑफ 100% इज एग्जेम्प्ट। तुम लोग लिख लोगे 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट।
किसका 100%? अगर 75% के बराबर इतना मिल रहा है तो 100% के बराबर 8 लाख होता। अगर 75% के बराबर हमको 6 लाख मिल रहा है तो 100% के बराबर कितना मिलता? 8 लाख। तो 1/3 ऑफ 6 लाख डिवाइडेड बाई 75%, आ गया नहीं ये 8 लाख। 8 लाख का 1/3 2,66,000, 266,667, ये माफ हो गया। हमको मिल कितना रहा था? माफ कितना हुआ है? बाकी बचा 5,33,333। ए माइनस बी, ये हो गया टैक्सेबल। तो टैक्स बोलो, सॉरी हम 8 से माइनस कर दिए, 3,33,000 टैक्सेबल हो जाएगा ना? कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये भी खत्म हो गया। बचा क्या? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी, एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है ग्रेच्युटी का? लीस्ट इज एग्जेम्प्ट, हाँ या ना? जो सबसे कम होगा वो क्या होगा? माफ हो जाएगा। क्या है पहला? एक्चुअल, कितना? 2,40,000। क्या है दूसरा पॉइंट? मैक्सिमम, कितना? 10 लाख। और तीसरा है क्या ये ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है या नहीं होता? अगर इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, क्यों ना हम क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना लें। एग्जाम में जो मानना वो बात की बात है, लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना करके यूज करें। नहीं, इजी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो एग्जाम में आ गया नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, तब क्या करोगे? ठीक, तो हम वही मान लेंगे, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जो मैंने अभी चार्ट बनाने के लिए दिया था, ईयर वाइज बनाए हो तुम लोग कॉपी में? जो मैंने कहा नोट करो, दो। अब जरा इसको काउंट करते हैं, कितने साल उसने काम किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दैट्स इट। 16 साल कुछ महीने। बात समझे? तो कुछ महीने क्या करो, हटा ही दो, केवल 16 साल ले लो। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 16 साल। यहां आएगा लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। यही तो है वो, देखो ना, ये कितने महीने का था? 5.5 का था। अच्छा, तो 5.5 महीने की सैलरी तो यही है पिछले महीनों की। और डिटेल में बता दें, कहां से कहां तक की सैलरी लोगे बताओ? पिछले 10 महीनों की अगर हमसे सैलरी पूछा है तो कहां से कहां तक की सैलरी लोगे? डेट ऑफ रिटायरमेंट कौन सी है उसकी? 15 नवंबर नहीं है, सितंबर है। 9 लिखा है तो नवंबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 9 लिखा है तो नवंबर से ही स्टार्ट होगा, 10 होगा तो दिसंबर से स्टार्ट होगा, वो अक्टूबर होता है। देखो चले, सितंबर में कितने महीने मिले? आधा महीना। इसको कवर करेंगे या नहीं? लास्ट का मतलब होता है नहीं। सितंबर को तो मारो गोली। अगस्त को कवर करेंगे? जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, दिसंबर एंड नवंबर। ये नवंबर कौन सा? 13। और ये अगस्त कौन सा? 14। बोलो ना। अब जो तुम लोगों ने डिटेल्स बनाई हैं जो सैलरी की, 1 जुलाई 2014 से, जुलाई यहाँ से इसके आगे
1 जुलाई से इसकी सैलरी थी 16,500 या 17,000, कितनी? तो 17,000 2 महीने की प्लस 8 महीने की सैलरी किस बेसिस पर? पिछला वाला देख लो, 16,500, 16,500 इंटू 8, ये लास्ट 10 मंथ्स सैलरी है, प्लस अभी डीए करना है, प्लस अभी कमीशन करना है, आया ना? तो सैलरी हो जाएगी हमारी बेसिक, कितनी है ये टोटल करो तो 1,25,000, दोनों जोड़ देना, 166, डीए 50%, 83,000, परसेंटेज तो है नहीं कमीशन का, बताओ कितना हुआ? डिवाइडेड बाई 10 मंथ्स कर दो, 24,900, ये लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, बोलो ना 24,000, बताओ कितना आया? 398, 400। तो बताओ माफ़ी कितनी मिल जाएगी तीनों में जो सबसे कम हो, बोलो ना, माफ़ी कितनी मिल जाएगी? 2,40,000। टैक्स कितने पर लगेगा? 0, टैक्स लगेगा 0 पर, क्योंकि A माइनस B होता है 0। इतनी मेहनत करवाई 0 के लिए, बताओ टोटल टैक्सेबल कितनी? क्या ये 199 गलत बताया है? 199 200, भाई भरोसा तो हम करेंगे ना। अब माफ़ कितना हो जाएगा 199? तो 40,800, बोलो टैक्सेबल हो जाएगा 40,800। बताओ टोटल कितना आया? कितना? 5,46,000, सही है ना? ठीक, देख लेना अगर टोटल सम सही है या नहीं। इजी था कि टफ था? थोड़ा सा टफ था। अब धीरे धीरे तो हम लोग उस लायक हो गए नालायकों कि हम लोग इस लायक की क्वेश्चन कर सके, ना कर सकें। नहीं समझ में आ रही बात? करो, अभी और भी मज़े आएंगे। हम लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 15 किया था, क्वेश्चन नंबर 16 देखें।
Mr. X employed with ABC Limited and he retires on 1st February 2015. So date of retirement is given. After completion 24 years and 4 months. 24 plus 4 बोलो ना. He submits the following information. Basic salary. चलो भगवान की रहमत है कि इसमें हम लोग को ग्रेडिंग नहीं दी गई, स्केल नहीं दी गई, नहीं तो टेंशन बढ़ जाती. 10,000 पर मंथ. कब मिल रहा है ये? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी है. डीए 120% ऑफ बेसिक सैलरी, जितनी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा उसका डीए है, और 40% इफ में आता है. थोड़ी देर बाद डिसाइड करते हैं, और लिख लो इसके आगे, इस पॉइंट के आगे लिख लो, डीए के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट. लास्ट इंक्रीमेंट है, लास्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2014 को प्लस 1000. बोलो. हिज पेंशन, पेंशन कितनी है उसकी? 6000 पर मंथ, और उसने कॉम्यूट करवा ली है 1 मार्च 2015 को. कितनी परसेंट? 50%. कितने में? 2 लाख में. बोलो ना. In addition to this, he received a gratuity 2,40,000. लीव इनकैशमेंट कितना मिला? एक नया पॉइंट आ गया इस क्वेश्चन में. कितना? 1,12,000. और उसने टोटल लीव ली थी 240 दिन. ठीक है ना. और एम्प्लॉयर का रूल है कि 1 साल में 40 दिन छुट्टी होनी चाहिए. हमसे उसको क्या लेना देना. कॉम्प्यूट द ग्रॉस सैलरी फलाना एंड डिमाका. तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, प्रीवियस ईयर जानते ही हो, 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16. चलो, सैलरी बेसिक कब से कब तक मिलेगा? साल के शुरू से लेकर डेट ऑफ रिटायरमेंट तक. डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है? 1 फरवरी 2015, यानी 11 महीने की सैलरी. क्यों? 10 महीने की सैलरी. फरवरी पूरा नहीं है. 1 फरवरी, यानी फरवरी और मार्च छोड़ दो, 10 महीने की सैलरी. अच्छा, 10 महीने की सैलरी कहाँ से? 1 अप्रैल 2014 से, और लास्ट इंक्रीमेंट हुआ है उसका 1 जुलाई 2014, तो 30 जून 2014. कितने के रेट से? अब तक उसकी सैलरी 10,000 थी, यानी उसके पहले उसकी सैलरी कितनी रही होगी? क्योंकि 1,000 कब से बढ़ा है? 1 जुलाई 2014 से. इसके बाद इसकी सैलरी कितनी हो गई? 10,000. लिखा है ना लास्ट इंक्रीमेंट. और रिटायर कब कर रहा है? 1 फरवरी. हाँ या ना? तो 31 जनवरी 2015. कितने महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने. कितने महीने? और 7 महीने 10,000 के हिसाब से टोटल कितना हुआ ये? 27,000 और 63,000. बोलो ना. सॉरी 70,000. क्लियर है? ये सैलरी उसको मिली और वो रिटायर हो गया. उसके बाद यहां तक तो हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत आएगी. रिटायर होने के बाद डीए सैलरी के साथ ही मिलता है. 120% ऑफ 97,000. 1,08,000, 8,000, 1,16,400. तेज है नाम? आ रहा है कि नहीं? ये कवर कर लिया हम लोगों ने, ये भी कवर कर लिया. इसके बाद क्या मिलेगा उसको? पेंशन. पेंशन कब से मिलेगा रिटायरमेंट के बाद? 1 फरवरी 2015 से. मिलता उसको मार्च तक, लेकिन 1 महीना पेंशन लेने के बाद उसने उसको कॉम्प्यूट करवा लिया. तो 1 फरवरी से 28 फरवरी 2015 तक कितनी पेंशन मिल रही थी?
बोलो ना, 6,000। तो एक महीने की पेंशन पूरी मिली होगी, प्लस फिर से पेंशन मिली है, बोलो 1 मार्च 2015 से 31 मार्च 2015 कितने के रेट से 50% कॉम्प्यूट करवा लिया। तो अब 6,000 के बदले 6,000 नहीं मिलेगा, 50% उसको नहीं मिलेगा बल्कि केवल 3,000, यानी टोटल हो गया उसका 9,000। तो हम लोगों ने पेंशन का भी हिसाब किताब खत्म। अब केवल 3 चीज़ें लिखनी है, कॉम्यूटेड, ग्रेच्युटी और लीव। इसी का कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया। कॉम्यूटेड पेंशन, दूसरा ग्रेच्युटी, एंड द लास्ट इज लीव इन कैश। बोलो, अगर इन तीनों का कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल सैलरी। डिडक्शन मान लेंगे, है नहीं कोई 16(1), 16(2), 16(3) का। ये हमारा क्वेश्चन है, बस यही 3 कैलकुलेशन कर लेते हैं। Calculation of taxable commuted pension, बोलो एक्चुअल अमाउंट कितना है, 2 लाख। एग्जेम्प्ट कितना है, ग्रेच्युटी मिल रही है 1/3 ऑफ 100% कॉम्यूटेड पेंशन। तो 1/3 ऑफ 50% के लिए 2 लाख है, तो 100% के लिए 4 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 50% हो गया ना 100%, ये 4 लाख का 1/3 1,33,333, ये माफ हो गया। तो टैक्सेबल हो जाएगा A माइनस B 66,667, ये आ गया 66,667। बोलो, ये भी हम लोगों ने क्या कर लिया, बचा क्या। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ग्रेच्युटी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी। एक्चुअल अमाउंट कितना है, कितना मिला है ग्रेच्युटी का, 2,40,000। बोलो ना, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला एक्चुअल अमाउंट 2,40,000। मैक्सिमम लिमिट बोलते क्यों नहीं, 10 लाख। और तीसरा मान लेते हैं ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता है। क्वेश्चन को थोड़ा लिखा है क्या लास्ट में, अच्छा नॉट कवर्ड नहीं भी लिखा होता तो हम यही मानते, क्योंकि हम थोड़ा क्वेश्चन को टफ करते, क्योंकि लास्ट इंक्रीमेंट दे रखा है। यहाँ टफ कर लो, एग्जाम में तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना अपना। इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट द एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ तो हम लोग टफ करें ना। बोलो, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, बोलने दो, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। बोलो ना, तो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट राउंड सैलरी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है केवल 24, 4 महीने छोड़ दो, आ जाएगा ये अमाउंट। और अगर ये अमाउंट आ गया तो हमको पता चल जाएगा बी। बोलो, तो टैक्सेबल हो जाएगा A माइनस बी।
केवल ये निकालना है। बोलो, निकाले? वो बच्चा घबरा रहा है थोड़ा, बीपी थोड़ी हाई है उसकी, है ना? ये कहाँ आ गए हम। नो डाउट बीपी बढ़ ही जाता। न पहली क्लास किया, न दूसरी, न तीसरी, न चौथी, सीधे 9th क्लास में बैठा है, तो बहुत हिम्मत वाली बात है। ऐसे ही हिम्मत दिखाते रहो। बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान को ऐसे हिम्मत वालों की। देखो इधर देखो, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, रिटायरमेंट कब हुआ है उसका? 1 फरवरी 2015। फरवरी को हटा दें, कहाँ से ले लें? दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। तुम लोग को एग्जाम में ऐसे उल्टा गिन लेना, ऐसे लिखना मत। सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, एक महीना बढ़ा दिए। तुम लोग तो बस गिनने में इतना रम गए थे कि पूरा जनवरी तक गिने, मानते नहीं। हो गया था 10 महीना। इधर देखो, जब रिटायर कर रहा था तो उसकी सैलरी कितनी थी? 10,000। और जुलाई से लेकर के, बोलो ना, जुलाई से लेकर के यहां से 7 महीना, ये उसकी 10,000 पर मंथ थी। और उसके पहले जून तक देखो ना कितनी थी? 9,000। तो 10,000 7 महीने के लिए और 9,000। अरे सर, क्यों इतना नचाया था हम लोगों को? सामने साफ साफ दिख रहा था, इसी को आप टोटल कर लेते। हो सकता है फर्क आए, ये तो कोइंसिडेंस है, संजोग है, गुटका नहीं, संजोग है कि मिल गया। चलो 97,000 प्लस डीए है क्या? लेकिन डीए पर आकर के हम लोग के दिमाग की घंटियां बज जानी चाहिए। लिखा है 120% तो है, लेकिन 40% इफ में आया है। कौन सा 40%? 120 का 40% या 120 में से 40-80 अलग? पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हाँ या ना मत कर देना। डायरेक्ट कर दोगे आंसर का जवाब भी, फिर उधर टीचर भी डायरेक्ट आंसर देगा। 40% ऑफ बेसिक सैलरी, अंतर समझो। और उसके पहले लिखा है 120% ऑफ बेसिक सैलरी, दोनों बराबर हैं। तो 120% ऑफ बेसिक सैलरी, उसमें से 40% ऑफ बेसिक सैलरी और 80% ऑफ बेसिक सैलरी। हाँ, 120 में से 40 अलग करो, 80 अलग करो, ठीक है ना? क्या नहीं, इसको हटा सकते हैं इतना? हाँ, जनवरी टू जुलाई एंड अप्रैल टू जून, ये हो गई टोटल सैलरी हम लोग की कितनी? 97,000। अब जरा देखना, प्लस करेंगे हम लोग डीए। डीए 120% नहीं है, 40% ऑफ सैलरी है, तो डायरेक्ट 40% निकालो ना। 40% ऑफ सैलरी 97,000, 38,400, 38,800। कमीशन तो है नहीं, आ गया 9 3 12, 1,35,800। तो डिवाइडेड बाई 10 मंथ्स कर दोगे तो एक महीने की सैलरी आ जाएगी 13,580। यही चाहिए था, 10 महीनों की एवरेज सैलरी, 10 महीनों की एवरेज सैलरी 13,580। बताओ 162, 960, तो ये माफ़ हो जाएगा, सबसे कम यही है। तो 38, 78, 77,040 आ रहा है। हमने ये यहाँ पर रख दिया, टैक्सेबल हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा है हम लोग का, क्या? लिव इन।
इसको नोट कर लो, इसको, अच्छा इसी को नोट करो, ग्रेच्युटी को, केवल इसको हम मिटकाने जा रहे हैं, केवल ग्रेच्युटी। थोड़ी स्पीड लेंगे, इधर लिख दें, छोड़ दें, इधर कर दे रहे हैं, हटा रहे हैं इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कितना मिला है? 1,12,000। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। पहली बार इस तरह के क्वेश्चन में देख रहे हैं ना ये पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन में। इसके पहले लीव इनकैशमेंट शायद नहीं आया था। एक्चुअल अमाउंट आया था तो अच्छी बात है, बधाई हो। 1,12,000 बोलो, इधर देखो, लीस्ट इज एग्जेम्प्ट, जो सबसे कम होगा अंडर सेक्शन 1010 AA में माफ हो जाएगा। पहला एक्चुअल 1,12,000। हाँ, दूसरा रूल बताओ, मैक्सिमम 3 लाख। अच्छा, और तीसरा और अंतिम क्या है? 4 पॉइंट होते हैं इसमें। तीसरा होता है 10 मंथ सैलरी, और लास्ट होता है अर्न लीव सैलरी। नोट कर ही लो, जगह नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी नोट कर लो। हटा रहे हैं ग्रेच्युटी, ये हटा रहे हैं। देखें इधर, अब बचा क्या? 10 मंथ्स सैलरी और अर्नड लीव सैलरी। एक बात बताओ, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या थी, जरा पढ़ करके बताओ। 1 फरवरी 15। अगर 1 फरवरी 15 है तो पिछले 10 महीने या इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स तो वही होते हैं। कोई फर्क पड़ा कहाँ? कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी अगर देखा जाए 10 मंथ्स सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, और मैंने इसके आगे लिख दिया प्रीसीडिंग। कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि डेट ऑफ रिटायरमेंट बिल्कुल 1 तारीख को है, तो 1 तारीख को है तो लास्ट 10 मंथ्स भी वही होंगे जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग होंगे। तो यहाँ तो हम लोग का टेंशन खत्म है, बेसिक सैलरी पूरी 97,000 ही आएगी, तो यहाँ तो टेंशन लेना मत। और सैलरी की मीनिंग बताई थी मैंने, बेसिक सैलरी प्लस DA। इफ कितना आया था? 40%, 38,800। अच्छा, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन है ही नहीं, बोलो ना। 12, 1 35,800 सेम तो है सर जी, डिवाइडेड बाई 10 कर दो
तो आ जाएगा 13,580। और 13,500 10 महीने की सैलरी का मतलब होता है 13,580 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1,35,800। लास्ट बचा अर्नड लीव सैलरी, इसी का कैलकुलेशन कर लो। अर्नड लीव सैलरी, और ये भी कैलकुलेट किस पर होती है, इसी अमाउंट पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। अर्न लीव सैलरी कितनी है, टोटल इंटाइटलमेंट कितना था छुट्टी लेने का, एक साल में अगर एक महीना तो 24 साल में 24 साल था, 24 साल 2 महीना था ना, 4 महीना, तो 24 महीने की राइट थी उसके पास छुट्टी लेने की, हाँ या ना। और लिखा हुआ है टोटल लीव उसने 240 दिन लिए, यानी 8 महीने के लिए। कितने महीने के लीव टेकन, 240 डिवाइडेड बाई 30 यानी 8 महीना। क्रेडिट लीव कितना है 16, बोलो ना, इनटू एवरेज सैलरी। एक महीने की सैलरी 13,580 है तो 16 महीने की कितनी होगी, 217, तो ये आ जाएगा 217 200, सबसे कम क्या है 1,12,000, तो सारा का सारा क्या हो गया, टोटल करो। अब क्लियर है। सिक्स 160 देख लेना टोटल। दैट वॉज योर आंसर। समझ में आया बाबू। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर 12 नंबर के। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो देख रहे हो कितनी आसानी से लग रहा है, बिना टेंशन के लग रहा है, सीधी सी बात बता रहे हैं। हाँ बोल लो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक पा ली, हाँ बता ही दो। अरे ठीक है, काहे इतना टेंशन पालो। अच्छा जोड़ने में गलती है, बता दो। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, कि कंसेप्ट बिल्कुल तैयार रखेंगे, आने वाले क्वेश्चन और भी मज़ेदार मिलेंगे। ठीक है ना। 16 तक कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 17 मज़ा लेंगे, 18 मज़ा लेंगे और 19 में मज़े लेंगे। थैंक यू बच्चों।